गीतांजलि श्री एक ऐसी भारतीय लेखिका जिन्होंने हिंदी साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी है। 5 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह और भी बहुत कुछ। हाल ही में इनकी लिखी किताब वह पहली भारतीय किताब है जो बुकर अवार्ड से सम्मानित हुई और आज हमारे बीच हैं स्वयं गीतांजलि श्री। स्वागत है आपका गीतांजलि जी। नमस्कार। मेरा पहला सवाल, बेलपत्र से लेकर बुकर तक लगभग 35 साल आप साहित्य जगत की हिस्सा भी रहीं और आपने इसको जिया भी और बहुत करीब से देखा भी। कैसे आप देखती हैं इस 35 वर्ष को? आप बेलपत्र और बुकर को एक लाइन में रख रहे हैं, एक कतार में रख रहे हैं, जैसे कि ये बेलपत्र से बुकर तक चरण दर चरण कुछ रास्ता बनता हो। मैं समझती हूँ कि पुरस्कारों को अलग रखना चाहिए। लेखन यात्रा अलग चलती है जी। और पहचान, पुरस्कार, इस तरह की जो खुशियाँ आती हैं, इस तरह के जो आकस्मिक सुख आते हैं, वो अलग से आते हैं। जी जी। ज़रूर आपके काम के लिए वो एक उपलब्धि हैं और आपको शाबाशी देते हैं, मगर उस यात्रा में मैं उनको नहीं शामिल करूँगी। तो जी। लेखन यात्रा बिल्कुल एक तरह से आपकी बहुत ही निजी यात्रा होती है, जिसमें आप अपने भीतर के उद्वेलन को अभिव्यक्त करने के तरीके ढूंढते हैं। वो उद्वेलन आपकी दुनिया को, आपके समाज को, आपके खुद को लेकर होती हैं और वहाँ से शुरू होती है वो यात्रा। तो बेलपत्र मेरी शायद एकदम पहली कहानी तो नहीं थी। जी जी। 3 कहानियाँ एक साथ उस समय आई थी, बेलपत्र उनमें से एक थी। तो वहाँ से मैंने छपना शुरू किया। हंस में राजेंद्र यादव जी ने छापा था। वहाँ से मेरी लेखन यात्रा शुरू होती है। और अगर आप लेखन यात्रा को देखेंगे तो वो बुकर पे नहीं रुकती है जाकर, अब फ़िलहाल रेत समाधि पे रुकी है। जी जी। जी जी। तो अब इसको किस तरह से मैं देखती हूँ, मैं देखिए मेरे लिए ये एक लंबी यात्रा रही है। 35 साल आपने गिनाए, मुझे नहीं मालूम कितने साल हो चुके हैं, लेकिन हाँ बहुत सालों से मैं ये कर रही हूँ। उसमें मैंने अपनी भाषा को, जो बहुत कुछ मेरे भीतर दबी पड़ी थी, क्योंकि हम लोग उस ज़माने के हैं जिसमें कि अंग्रेज़ी का बहुत बोलबाला था, तो मुझे मालूम भी नहीं था कि इस कदर हिंदी मेरे भीतर है और कि जब मैं लिखूंगी तो मैं हिंदी में लिखूंगी और कितनी हिंदी मुझे पता चलेगा कि मेरे बस में है। तो ये सब मेरे लिए भी एक समझिए कि चीज़ें उजागर होती चली गई हैं इस रास्ते में। बहुत कुछ मैंने अपने से पाया है, इसमें अपने को पाया है और बहुत कुछ बात कहने के ढंग मेरे बनते चले गए हैं। तो इस 35 साल में ज़रूर मुझे खुद बहुत अच्छा लगा है और इसको मैं अपनी खुशनसीबी मानती हूँ कि मेरे साथ पाठक भी जुड़े, जी जी, आलोचक भी जुड़े और एक साहित्य समाज से मेरा रिश्ता गहरा होता चला। आप इतिहास की विद्यार्थी थीं और फिर आप प्रेमचंद पर आपने पीएचडी की। ये थोड़ा कैसे हुआ, मतलब इतना बड़ा परिवर्तन? देखिए, इतिहास की विद्यार्थी इसलिए बनी कि सब चाहते थे कि मेरे पिताजी आईएएस में थे और वो यही चाहते थे कि मैं भी आगे चलकर आईएएस में ही बैठूं और इतिहास उसके लिए अच्छा विषय माना जाता था। और हिंदी साहित्य में मेरी कोई पारंपरिक शिक्षा नहीं हुई थी, लेकिन मेरे भीतर ये इच्छा बढ़ती चली गई थी कि मुझे लिखना है और होते होते ये भी जाहिर हो गया था कि हिंदी में लिखना है। तो अब हिंदी में कैसे जाया जाए, जब बचपन से शैक्षिक तौर पे, ये नहीं कि हिंदी नहीं थी मेरे चारों ओर, हिंदी खूब थी हिंदी और तरह तरह की हिंदी थी, तो मैं हिंदी अनौपचारिक स्तर पे मैं खूब सीख रही थी, लेकिन स्कूलों में और अपने यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी माध्यम से सब कुछ चल रहा था। तो मेरी इच्छा थी हिंदी साहित्य की तरफ
धीरे धीरे बढ़ूं। तो इतिहास की छात्रा होने के नाते एक रास्ता ये निकला कि हिंदी साहित्य को लेकर इतिहास का कोई विषय चुनूं और वो शोध करूं, तो ये एक पुल की तरह बनता है, मुझको हिंदी के खेमे में ले जाता है। तो वहाँ से प्रेमचंद पे मैंने सोचा कि मैं शोध करूँगी, शोध कार्य करूँगी। वापस आता हूँ वर्तमान में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाने के लिए अनुवाद को आप कितना अहम मानती हैं? अनुवाद ने ही वो मुमकिन किया है, ये बात तो माननी ही पड़ेगी। रेत समाधि अपने में अगर अच्छी कृति है, ठीक ठाक कृति है, तो वो फ़िलहाल तो हिंदी जो जानते हैं उन्हीं को पता हो चलती। ये अनुवाद ही है जो उसको सरहद पार ले गया। 2 अनुवाद अभी तक हुए हैं, फ्रांसीसी में हुआ और अंग्रेज़ी में हुआ। तो जो फ्रेंच दुनिया है और जो अंग्रेज़ी की दुनिया है, इन 2 जगहों पे रेत समाधि अनुवाद के माध्यम से ही गई। तो बिल्कुल मैं मानूंगी कि अनुवाद का तो बहुत बड़ा इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अनुवाद ना आता तो फिर बुकर ज्यूरी कहाँ से इसको पढ़ती। महत्वपूर्ण क्या है, कृति या अनुवाद? कृति ना हो तो फिर अनुवाद कहाँ से आएगा जी। तो अब आप रूसी साहित्य हम लोगों ने पढ़ा है, तो आप क्या कहेंगे कि अनुवाद महत्वपूर्ण है? भाई अनुवाद अगर टॉल्स्टॉय ने लिखा ना होता और दोस्तोयेवस्की ने लिखा ना होता तो अनुवाद कहाँ से आते। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि अनुवाद अच्छा हो, जो मूल रचना की जो प्रकृति है, उसका जो मूड है, उसकी जो आत्मा है, उसको वो ला पाए। मान लीजिए अब इस पुस्तक में आपने पढ़ा होगा, इस पुस्तक में बहुत खिलंदड़ा अंदाज भी है और मजाक। जी, उस पे मैं आऊँगा। गंभीर किताब है, लेकिन मजाकिया तरह से भी बहुत कुछ कहा गया है। मान लीजिए मेरी अनुवादक में ये क्षमता ना होती कि इस चीज़ का मज़ा ले पाएँ और उसको अंग्रेज़ी में भी ला पाएँ, तो मेरे ख्याल में अनुवाद बिल्कुल ठस हो जाता। रॉकवेल जी से कैसे मिली आप? मैं उनसे असल में तो मिली अभी लंदन जब मैं गई हूँ, अभी बुकर के सिलसिले में। इससे पहले मैं मिली ही नहीं थी। ये सब कुछ बिल्कुल आकस्मिक रहा। किसी ने बताया कि इंग्लैंड में कोई प्रकाशक हैं जिन्होंने मेरी पुरानी रचनाएं पढ़ी हैं और वो चाहती हैं मुझको छापना, लेकिन उनके तर्जुमे हो चुके हैं। तो जैसे ही ये नई किताब आई तो उन्होंने पूछा कि अगर किसी और ने नहीं छापा है तो क्या मैं उनसे छपवाने को तैयार हूँ। तो मेरे से और किसी ने पूछा नहीं था, तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, अभी तक इसे किसी ने नहीं छापा है। तो उन्होंने, और एक जाने माने अनुवादक हैं हिंदुस्तान में, वो बंगला और अंग्रेज़ी से करते हैं अनुवाद, ये अरुणव सिन्हा, उन्होंने सुझाया डेज़ी रॉकवेल का नाम। उनको मालूम था तो उन्होंने कहा कि डेज़ी रॉकवेल करने को तैयार हैं और वो आपको एक इसका टुकड़ा करके भेजेंगी, अगर आपको ठीक लगता है तो फिर हम उनसे बात करें। तो इस तरह से शुरू हुआ डेज़ी के साथ मेरा रिश्ता। जी। जब बात अनुवादों की हो रही है यहाँ पे, तो जैसे हम यूरोपियन लिटरेचर्स को देखते हैं, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, तमाम अनुवाद अवेलेबल हैं मार्केट में। लेकिन भारतीय साहित्य हो, वो चाहे हिंदी का हो या क्षेत्रीय साहित्य हो, वो उसका अनुवाद अभी तक उस तरह से उपलब्ध नहीं हो पाया है दूसरी भाषाओं में। ऐसा ये बहुत अफसोस की बात है। आपने एक दुखदाई और बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है। ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ इतना समृद्ध साहित्य है और हम एक दूसरे को नहीं पढ़ पाते हैं एक दूसरे की भाषा में। अंग्रेज़ी में जो पहुँच जाए हम उसी को पढ़ पाते हैं, और जाहिर है वही लोग पढ़ पाते हैं जो अंग्रेज़ी जानते हैं। अगर रेत समाधि केरला में पहुँची है या पहुँचेगी, तो जब तक मलयालम में इसका अनुवाद नहीं होगा, जो लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते केरला में, वो इसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये ख़ास तबका ही फिर पढ़ता है। तो हम लोग बाकी सब जो हैं इससे महरूम रह जाते हैं। हाँ, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है, और हमारे यहाँ तो इसको लेकर ज़रूर कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई नया और हल्का फुल्का साहित्य नहीं है। हमारी बहुत पुरानी परंपराएं हैं साहित्य की।
हमारी सारी भाषाओं में। तो हम लोग सच में बहुत ही बुरा कर रहे हैं कि अनुवाद के क्षेत्र में और इसमें ज़रूरत है और तरह से इसको इसकी सहायता हर स्तर पे करने की, धन के साथ और पूरा एक सिस्टम, पूरा ऐसी संस्थाएं, साहित्य अकेडमी जैसी संस्थाएं हैं जो थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन बहुत कम हो रहा है। तो ज़रूरत है कि इस तरफ और भी ज़्यादा मेहनत की जाए और एक दूसरे के साहित्य को एक दूसरे की भाषा में आगे पहुंचाया जाए। यूरोप में हमारे मुकाबले में कहीं ज़्यादा होता है, पैसा भी अनुवाद में ज़्यादा वो डालते हैं। हालांकि वहाँ भी अनुवादकों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं समझी जाती है। आज तक मैंने शिकायत सुनी है कि अनुवादक को कुछ नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। ये भी मैंने सुना है कि बिल्कुल हाल में उन्होंने शुरू किया है कि लेखक और अनुवादक दोनों का नाम कवर पे डालें, वरना पुरानी किताबों, ये बिल्कुल पिछले कुछ वर्षों की शायद ये इजाद है। इसके पहले अनुवादक का नाम अंदर आता था, ऊपर सिर्फ लेखक का। तो ये वहाँ भी ये सब अभी बहुत कुछ वहाँ भी ज़रूरत है करने की, लेकिन हिंदुस्तान में तो उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है इन बातों के प्रति हम लोगों को सजग होने की और आगे मेहनत करने की। वापस रेत समाधि पर आता हूँ जी। बेटियां हवा से बनती हैं। जब से मैंने ये पंक्ति पढ़ी, मैं इसके बारे में कभी भूल ही नहीं पाया। इसमें एक बहुत ही नाजुक ख्याल है एक तरह से, और बेटी के प्रति एक बहुत ही, आप कहिए कि बहुत ही नरम मुलायम सा एक जज्बा शायद हम सब के भीतर उठता है। इसलिए ये लाइन आपको भी अच्छी लगती है, शायद आपकी बेटियां हों, और मुझे भी अच्छी लगती है। इसमें बहुत कुछ है कि वो नाजुक भी है और उसको बहुत बचाना भी है। ज़रूरी नहीं है उस तरह से बचाना है जैसे कि हमारे समाज में कट्टर जो सोच वाले हैं वो जैसे बचाना चाहते हैं। मैं उस बचाने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बहुत ही उसको ज़रूरत है कि उसको खिलने दिया जाए, उसको खुलने दिया जाए। तो इसके पीछे एक वही बहुत भीनी, बहुत ही मुलायम जो भावना है वो इस बात में मेरे हिसाब से उभर के आती है। आपकी रचनाओं में, चाहे वो माई से लेकर के रेत समाधि तक हो, महिलाओं का एक ज़बरदस्त चरित्र चित्रण देखने को मिलता है, वो पूरी रचना संसार में आपके। और मेरा मानना है कि ये काल्पनिक नहीं है, ये जो किरदार हैं वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी से जुड़े रहे हैं। क्या सचमुच में ऐसा है? देखिए, काल्पनिक किरदार तो किसी के नहीं होते हैं, लेकिन ये समझना कि वो किसी एक इंसान की जीवनी लिखी जा रही है, वो भी नहीं होता है। तो आप अपने चारों ओर से ही लेते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत चीज़ों को जोड़कर, बहुत से चरित्रों को जोड़कर, बहुत सी महिलाओं को जोड़कर आप एक महिला किरदार आपकी किताब में बनती हैं। फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि देखिए, ये तो मुझे लगता है कि महिलाएं हम सबके जीवन में, सिर्फ औरत के नहीं, मुझे लगता है पुरुष के भी जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है औरतों की। और चूँकि लेखक कुछ बहुत ही मेरी समझ से उसको कोशिश नहीं करनी पड़ती है, लेकिन उसका रुझान उस तरफ होता है जहाँ पर जो भूले पड़े हैं, जिनको थोड़ा दरकिनार कर दिया है, जिनको देखकर अनदेखा किया है, उन विषयों और उन किरदारों की तरफ अक्सर ज़्यादा ध्यान जाता है। शायद इसीलिए मेरा भी ध्यान औरतों की तरफ बहुत जाता है। लेकिन मैं मानना चाहूँगी कि सिर्फ औरतों के प्रति मेरे में संवेदना नहीं है, औरों के प्रति भी है। लेकिन है, महिलाओं का बहुत बड़ी जगह है हम सब की ज़िंदगी में, जो जगह सबने पहचानी नहीं है, पहचान के भी नहीं पहचानी है। जी जी। आपकी लेखन शैली की बात करते हैं, कहीं एक शब्द, कहीं दो शब्द, कहीं 2 पेज तक पूरा का पूरा एक वाक्य। ये क्या लय में जब आप लिखती हैं तो होता चला जाता है, या कोई प्रयास होता है इस तरह का कभी कुछ? बिल्कुल प्रयास नहीं होता है जी। ये
वाक़ई देखिए, आप कोई चीज़ लिखने बैठते हैं तो वो आप ढूँढते हैं, आपकी चीज़ शुरू नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि आपको उसमें उसका सही स्वर ना मिल जाए। तो जब वो सही सुर मिल जाते हैं, तभी ये हो पाता है कि आप छोड़ें अपने को और कलम को, और वो बढ़ती चले, और किरदार भी बढ़ेंगे और भाषा अपने आप पर कुछ ऐसा, मतलब भाषा अपने में ही एक इतनी प्रभावशाली चीज़ है कि वो अपना अस्तित्व खुद वहाँ पर ग्रहण करती चलेगी। तो वो होता जाता है। तो ये नहीं है कि मैं कोई फ़ॉर्मूला लेके बैठती हूँ कि अब इसमें ऐसे करना है या 2 ही शब्द लिखने हैं। अब इसमें जैसे एक पंक्ति आती है, वो बिल्कुल उसी तरह से आई, और उस कहने में जिस तरह से वो आई, मैं अभी आपको बताऊँगी वो एक लंबा सा बयान आता है और उसके बाद बस एक चैप्टर बनता है, रोज़ी मर गई। जी। अब वो जिस तरह से आया ना, तो आप सोचिए कि मैं भी लिखते-लिखते एकदम धक से रह गई। अब वो अगर मैं लंबा कुछ देती वहाँ पर, तो वो बात नहीं बनती। लेकिन ये अपने आप हुआ, और मैं भी, जैसे मैंने कहा, वो मुझे भी एक अचंभा हुआ कि ये किस तरह से हुआ। तो अपने आप कुछ करती, फिर आप एक खिलंदड़ापन चलता है, तो उसमें कुछ और आ जाता है कि अरे आपको ये नहीं मालूम, अरे ये तो ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे करके वो लंबा बनता चला गया। उसका अपना मज़ा था, लेकिन वो भी अपने आप ही बना। तो बात ये है कि आपके भीतर तरह-तरह की अभिव्यक्ति बनती रहती है, आप उसे तराशते रहते हैं, लेकिन और मौका वो ढूँढती है निकलने को, और मौका वो खुद पाती है जब उसके अनुकूल कोई पन्ना या कोई जगह, हाँ, संदर्भ कोई वहाँ पे बनता है, तो खुद समझ जाती है कि ये जगह है मेरी, और वो अपने को खुद वहाँ लाकर स्थापित कर देती है। कई जगह मुझे लगा रेत समाधि पढ़ते वक्त कि कहीं-कहीं इसमें मैजिक रियलिज़्म भी का पुट भी मुझे थोड़ा-सा दिखा। कहीं मुझे लगा कि मार्केज की तरह कई दूसरे उपन्यास के जो चरित्र रहे हैं, वो भी एक जगह मुझे उसमें दिखा। तो ये कैसे आप, मतलब जिस तरह से सोचती हैं वैसे ही लिखती हैं, या एक कहानी का एक स्वरूप बनता है और फिर लिखते चली जाती हैं? जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैं कोई खाका पहले से नहीं बनाती हूँ, लेकिन देखिए, हमारा जो अंतर्मन है और जो अवचेतन है, वो भी हमारी परंपरा से, हमने जो कुछ अपने चारों ओर से पाया है, मैंने जो कुछ इतनी दुनिया भर से पढ़ा है, और मेरा अपना जो इस वक्त का समाज है, सब से मिलकर ही बनता है। तो अब आप जो मैजिक रियलिज़्म बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज की दुनिया में तो मैजिक रियलिज़्म ही जैसे रियलिज़्म है। हमारा यथार्थ ही कुछ ऐसा अजीब सा है कि वो आप उसको सिर्फ़ उतना ही बस पेश करें जैसा था, तो वही कुछ अजीब सा होता है। अब मेरे मन में जो वक्त मुझे याद आ रहा है, वो तो पैंडेमिक और कोरोना का ज़माना याद आ रहा है। आप जो सड़क पे हो रहा है, जो ध्वनियाँ, अब वो एम्बुलेंस का जाना, या जिस तरह से लोग अस्पताल के बाहर रुके हुए हैं, और छोटे बड़े हर तरह के लोग रुके हुए हैं, और डॉक्टर कह रहा है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो तुम चाहे कितने भी महान कोई हो, मैं नई जगह तुम्हें दिला सकता हूँ। जो जो चीज़ें हो रही हैं, जो वो स्थितियाँ हैं, आप उनको जस का तस लिखिए, और वो तो बिल्कुल मैजिक रियलिज़्म है। तो मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ती है, वो आज की दुनिया ही भरी हुई है मैजिक रियलिज़्म से। बस वहाँ से ये सब आता है। रेत समाधि के बाद क्या? अच्छा, देखिए, इत्तेफ़ाक है कि रेत समाधि पूरा हो गया था, और मैं चली गई कुछ महीनों के लिए, एक बिल्कुल एकांत में अकेले रही, और वहाँ पे मैंने एक ड्राफ्ट, अक्सर मैं बहुत धीरे-धीरे लिखती हूँ, इसको भी मैंने 7-8 साल लगाए हैं लिखने में, और भी किताबें मैं धीरे ही लिखती हूँ। वो पहली किताब है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन वो उन 3 महीने जो मैं बिल्कुल एकांत में रही, मेरा एक ड्राफ्ट तैयार हो गया, और मैं वापस अपने घर में गई, और
उस पे मैंने फिर से उसको, जो कहते हैं कि उसके बाद तराशते हैं, उसको पक्का करते हैं कि प्रेस में देने लायक हो जाए, वो सब प्रक्रिया भी शुरू हो गई। और फिर कोविड आ गया। तो कोविड के दिनों में दुख के साथ मैं उसको लिखती रही, ठीक करती रही, और वो है मेरे पास, और बन भी गया है, पूरा मुकम्मल है, लेकिन अभी दिया नहीं है मैंने प्रकाशक को। समकालीन साहित्य की यदि बात करें तो आपकी पसंदीदा रचनाकार कौन? नहीं, मैं इस समय किसी एक समकालीन, अगर आप मेरे से बड़े जो पूछेंगे तो मैं आपको, कृष्णा सोबती तो हैं ही, जो जिनको मैंने ये किताब डेडिकेट करी है। और मुझे लगता है कि हमारे मेरे जो पहले की पीढ़ी है, उनमें इतने हैं जिन्होंने हमें प्रेरणा दी है, हमको इतना सिखाया है कि मैं किस किस का नाम लूँ, और जो रह जाएंगे मुझे बहुत बुरा भी लगेगा। लेकिन विनोद कुमार शुक्ल हैं, निर्मल वर्मा हैं, कृष्ण बलदेव वैद हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, ज्ञान रंजन हैं, मतलब इतने ज़बरदस्त लेखक हमारे साथ रहे। मंजूर एहतेशाम जो हाल में चले गए, और अलग अलग ढंग के ये सब रहे हैं। मेरे अपने वक्त में मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत कुछ हो रहा है इस समय साहित्य में, बहुत खुल गई है दुनिया, और बहुत कुछ हो रहा है। जो सबसे अच्छी चीज़ हो रही है वो ये कि अलग अलग तबके के अलग अलग समझिए कि जीवन शैली वाले, जिनको हम कहते हैं, हम दलित भी कहते हैं, ट्राइबल कहते हैं, ये सब औरतें जगह जगह से सब आके लिख रही हैं। तो जाहिर है जहाँ पर इतना ज़्यादा लिखा जा रहा है, तो उसमें मैं सिर्फ हिंदुस्तानी साहित्य की अभी बात कर रही हूँ, बल्कि हिंदी की ही ज़्यादा अभी बात कर रही हूँ। तो लिखा जा रहा है, तो उसमें अच्छा बुरा कुछ ठीक ठाक, मतलब तरह तरह का होगा, लेकिन बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत तरह से लिखा जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि इस समय साहित्य में की स्थिति बहुत ही उम्मीदजनक है। गीतांजलि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। लेकिन जाने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा जी। इस पर, यदि आपकी पुस्तक है रेत समाधि, इस पर यदि आप हमें एक अपना ऑटोग्राफ दे दें। हाँ, ज़रूर।